जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मा नौरीन साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आदिल साहब। अच्छा आपके बारे में जैसे अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि आपने मुख्तलिफ़ माजी में केसेस किए हुए हैं और आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट ये काम करती हैं। तो पहले ज़रा नाज़रीन को ये बताइएगा आपने मसलन कौन कौन से केसेस अभी किए हुए हैं अपने इनफरादी हैसियत में? मैंने अपनी जो इनफरादी हैसियत में अब तक केसेस किए हैं, तो आप मुल्क की मौजूदा सूरत हाल 2016 से लेके 2021 तक अगर आप देखते हैं कि 2016 से पहले जो मुल्की निज़ाम है वो किस सिमत में था और 2016 से मुल्क किस सिमत की तरफ जा रहा है। तो 2016 में मैंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस दायर किया था, जो मिशेल ओबामा से उसे $70 मिलियन फ़ंड मिला था बच्चों की पढ़ाई के लिए। उस फ़ंड के गबन पे मैंने उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी, नैब इंक्वायरी भी हुई है उसके ख़िलाफ़। जिन केसेस में ये फंसे हुए हैं नून लीग वाले नवाज़ शरीफ के दौर में, वो सारे मेरे ही केसेस हैं। अजमल कसाब जो मुंबई हमलों में मुलविस था 2008 के, उसके पीछे जो हामिद मीर ने वीडियो भी बनाई थी कि ये फैमिली पाकिस्तान से ताल्लुक़ बिलोंग रखती है और इंडिया का इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तानी था। अजमल कसाब जिसे पाकिस्तानी कह के जल्दबाजी में फांसी दी गई, उसे मैंने इंडियन साबित किया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा केस दायर हुआ था जिसमें वो साबित हुआ था। और फिर उसके बाद आपने देखा कि अजमल कसाब का इंडियन डोमिसाइल भी सामने आ गया था। तो उस पे मैंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाया था आर्टिकल 6 का। ये तमाम मेरे केसेस की डिटेल आप गूगल पे जाके बिस्मा नौरीन नाम लिखेंगे, जब मेरा नाम लिखेंगे आप, तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसके एविडेंस मिलेंगे बाकायदा। उसके बाद जो सीपैक की करप्शन थी, जो 46 अरब डॉलर की सीपैक की करप्शन, क्योंकि 40 साल का मंसूबा है सीपैक, और उस पे जो हमारे सियासी मतलब सियासतदान जो बजट तैयार करते हैं, उसमें हमें जब सीपैक की तरफ पीछे हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सीपैक पे इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। उसके अलावा कुछ और भी ममालिक हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान में सीपैक के हवाले से। लेकिन कहीं पे ये ज़िक्र नहीं था कि आया पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन है और इसमें जो मतलब बजट इस्तेमाल होगा या जो भी है अखराजात, वो सारे चाइना और दीगर ममालिक मिलके कुछ मतलब करेंगे इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट। जब मैं बजट में जाके मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान का जो बजट है उसमें बाकायदा मेंशन है, क्लास 38 है आई थिंक, या क्लास 37 में, कि गवादर का इलाका जो सीपैक के लिए मख्तस है, गवादर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट $46 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है, मतलब उनकी तरक्की के लिए। और जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि ये तो गवादर में तो सीपैक का ही प्रोजेक्ट काम कर रहा है। फिर जब सीपैक प्रोजेक्ट पे जाके मैंने सारा रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो बजट तैयार किया गया है वो पूरा फ्रॉड पे मबनी है। और फ्रॉड है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो $46 मिलियन हमें उसमें दिखाया गया, 40 साल का मनसूबा, वो $500 अरब तक पहुँच जाता। उस पे मैंने केस फाइल किया कि ये तो जब पाकिस्तान बजट इतना लगा रहा है और पाकिस्तान इतने वसाइल रखता है कि वो सीपैक को ख़ुद तैयार कर सकता है, तो फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट की हमें क्या ज़रूरत है। चाइना से हम क्यों, नाम चाइना का आ रहा है हमारे काम में कि ज़मीन भी हमारी, पैसा भी हमारा, और फिर हमें पता चलता है कि ये चाइना हम पे एहसान कर रहा है या चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो आखिर क्यों। ये मैंने कोर्ट में केस उठाया जिस पे चाइना वालों ने तो अपने जो गद्दार थे, करप्शन जिन्होंने की थी, उन सबको ठिकाने लगा दिया था, आपने सुना होगा। फिर उसके बाद हमारे जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार थे, वो गए भी थे बाकायदा चाइना इस पे बातचीत करने के लिए, और रिज़ल्ट क्या हुआ उसका मेरे सामने कुछ नहीं आया। तो मुझे कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये दो ममालिक का आपस का मामला है। अब इन दो ममालिक के आपस के मामले में हमने तो दो ममालिक का आपस का मामले की बात ही नहीं की। हमने तो कहा कि जब चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों लगा रहा है, और अगर पाकिस्तान लगा रहा है तो चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, और फिर चाइना का नाम क्यों आ रहा है। तो ये सारे मामलात थे। उसके बाद आपने सुना होगा कुलसुम नवाज़ के ऊपर नाअहली की भी एक पटिशन दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पे नोटिस भी हुए थे। वो पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने दायर की थी कुलसुम नवाज़ की नाअहली के ख़िलाफ़।
और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो इलेक्शन पे स्टे लगा हुआ था 2018 में, आपने ये भी पता होगा, 3 स्टे मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए थे और उसके बावजूद इलेक्शन हो गए, क्योंकि आखिरी दिन जो स्टे मेरा लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मेन केस की फ़ाइल अदालत में नहीं पहुंचाई गई, जिस पे वो रीलिस्ट हो गया मेरा केस और कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे स्टे का। इसके अलावा ऐसे बहुत से दीगर केसेस हैं, साइबर क्राइम बिल को मैंने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, और भी ऐसे बहुत से दीगर केसेस हैं जो मेरे चल रहे हैं, इस वक्त पेंडिंग है कोर्ट्स में। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, ये कि आपने पिछले साल ये जो लॉकडाउन हो रहा था कोरोना वायरस के हवाले से, जो लॉकडाउन्स थे उसके हवाले से भी आपने कोर्ट में कुछ हलचल मचाई थी और वो अप्रूव भी हुआ, उसके बारे में ज़रा बताएं वो क्या था? हाँ जी, ऐसा हुआ है कि जब पिछले साल मार्च, मेरे ख्याल से 23-24 मार्च में ये शुरू हुआ था लॉकडाउन का सिलसिला, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से कि घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, कारोबार बंद, ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी। उस वक्त घर से पहला कदम मैंने निकाला था कि घरों में लोग राशन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारी NGOs खड़ी हो गई थी राशन देने के लिए घरों में। फिर उसके बाद रमज़ान आ गए। रमज़ान में पता चलता है कि मसाजिद पे बाकायदा जो है ना बेहुरमती की जा रही है, नमाजियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उन पे दहशतगर्दी के FIRs काटी जा रही हैं, जिस पर मैंने मजबूर होकर फिर कोर्ट में केस फ़ाइल किया था 2285/2020। उसकी दरख्वास्त का नंबर है 2285, जिसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं, 2285/2020 सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में मैंने केस फ़ाइल किया। फिर उसके बाद वो बड़ा अच्छा मुझे उस पर ऑर्डर रिज़ल्ट मिला, जैसा आपने मतलब मेरे फेवर में दिया। मसाजिद भी खुली और लॉकडाउन भी खुल गया। आपने देखा होगा कि फिर मेरे केस का ऑर्डर आई थिंक वो जल्दी ही आ गया था, 1-2 महीने में चल के रिज़ल्ट आ गया था उसका। लेकिन उसके बाद फिर ये लॉकडाउन भी ओपन हो चुका था और सारा मतलब मामले थोड़े बहुत ठंडे हो गए थे जी। तो अभी जो वापस लॉकडाउन हुआ है अभी हाल ही में, तो ये आपने शायद उसके रिव्यू पे गई हैं, वो क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद जब दोबारा इस साल रमज़ान शुरू हुए तो मुझे पता चला कि दोबारा रमज़ान में SOPs वगैरह बना ली गई हैं और जो ना फिर रमज़ान में वही सूरत हाल है कि मसाजिद में मतलब दाखिले पे आप मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइज़ करेंगे वज़ू के बाद भी। तो और फिर उसके बाद 14 दिन पहले शबरात के महीने में होली गई थी हिंदुओं की। फिर उससे पहले औरत मार्च जा चुका है 8 मार्च का। तो इस पे फिर मैं परेशान हो गई। मैं कोर्ट आ गई दोबारा रिव्यू लेके कि जब हिंदुओं की होली हुई भरे मतलब रोड पे, ओपन रोडों पे जो है ना होली के जो केमिकल ज़्यादा रंग हैं वो उड़ाए गए, नाच गाने हुए, जो ना नहाए थे, ना धोए थे, ना मास्क था, ना सैनिटाइज था। इसके बावजूद उनके लिए SOP नहीं बनाई गई। औरत मार्च हुआ, इतना मतलब हजूम था औरतों का, सब कुछ, ना मास्क, ना कुछ, ना सैनिटाइज और न सोशल डिस्टेंस। उसके बावजूद जो है ना कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। और जहाँ रमज़ान शुरू हुए, मसाजिद तरावियाँ और नमाज़ों की अदायगी हुई, वहाँ इन्होंने SOP बना दी हैं। तो इस पे मैंने कोर्ट में फिर से उसी पटिशन पे रिव्यू दायर किया, जिस पे जज साहब ने मुझे कहा कि आपका ये जो 2285 पिछले साल आपने लगाई थी, उस पर आप इतना अच्छा ऑर्डर ले चुकी हैं, इतने बड़े पैमाने पे आपने ऑर्डर लिया है, लॉकडाउन आपकी वजह से खुला, मसाजिद आपकी वजह से खुली, जुम्मा आपकी वजह से स्टार्ट हुआ, और अब ये आप इस केस को रहने दें। अगर आप नए सिरे से करना चाहती हैं तो फिर एक दोबारा नई फ्रेश पटिशन फाइल करें, क्योंकि अगर वो उसी केस को रिव्यू कर दिया जाता तो वो केस गवर्नमेंट के गले में हड्डी बन के अटक जाना था, इसलिए वो आगे उन्होंने चलाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने जब दूसरी रिव्यू पटिशन फ़ाइल करने की कही तो मैंने फिर रिव्यू पटिशन फ़ाइल की है 2253 SOPs के ख़िलाफ़ मैंने फ़ाइल कर दी कि रमज़ान के लिए गवर्नमेंट ने SOP बनाई, वो किस ग्राउंड में बनाई हैं। तो वो अभी ऑर्डर मेरा रिव्यू पे गया हुआ है। मुझे पॉलिसी मैटर बता के डिसमिस कर दी, लेकिन चैलेंज किया मैंने गवर्नमेंट को, ये उसमें बाकायदा जज साहब ने मेंशन किया है। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम गवर्नमेंट को चैलेंज कर चुके हैं और जज साहब ने इसको मेंशन किया है ऑर्डर में अपने। अच्छा बिस्मा साहिबा, आपने अभी हाल ही में जो फोर्स्ड वैक्सीनेशन, ज़बरदस्ती जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, सिम ब्लॉक हो जाएगी और ये सारी चीज़ें, उनकी जो वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे कोविड की, तो इसके ख़िलाफ़ अब आप मैदान में आई हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कौन सा केस नंबर है और आपका इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है, आप क्या कहना चाह रही हैं?
अच्छा, ये तो केस तो मेरा जो है ना, अभी तो मैंने नहीं फ़ाइल किया। ये केस मेरा जनवरी तकरीबन 5-6 महीने से चल रहा है। 948/2021 से केस है। आईनी पिटीशन की आईनी दरख्वास्त नंबर 948/2021। तो इसमें हमने जो लगाया था, कॉम्बिनेशन करके लगाया था 5G टेक्नोलॉजी को और कोविड वैक्सीन को। तो 5G टेक्नोलॉजी और कोविड वैक्सीन को हमने कंबाइन इस तरह से किया था, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं थोड़ा बहुत जाके मतलब जो है ना गूगल से और इधर उधर से काफ़ी रिपोर्ट्स जमा करके कलेक्ट करके उन पे बाकायदा रिसर्च करके मैं फिर ये पटिशन्स फ़ाइल करती हूँ, बाकायदा एविडेंस के साथ फ़ाइल करती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे एविडेंस थे कि ये 5G टेक्नोलॉजी और कोविड वैक्सीन किस तरह कंबाइन है और किस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं 5G टावर के और इसके कोविड वैक्सीन के। तो फिर मैं कोर्ट में आ गई बस ये केस लेके। नहीं, मतलब आप ये वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ क्यों हैं? क्या कोविड क्या है? आप किस सेंस में कह रही हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ मैं इसलिए हूँ कि अभी आपने कुछ दिन पहले जब पिछले साल ही जब 5G टावर की कोरोना लॉकडाउन की आड़ में इंस्टॉलेशन की जा रही थी, उस दौरान एक इंजीनियर की वीडियो वायरल हुई थी बरतानवी, जो कि ख़ुद बता रहा था कि उन्हें सख्त रिस्ट्रिक्शंस थी कि इसको आप खोल के चेक नहीं करेंगे 5G टावर के इंस्टॉलेशन के दौरान। लेकिन उसने फिर भी चेक किया कि वो क्या है, तो उसमें उसको कोविड की डिवाइस नज़र आई। कोविड उसी वक्त स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से कोरोना का जिसको नाम दिया गया कोविड को, तो कोविड की वजह से लॉकडाउन था और इंस्टॉलेशन की जा रही थी। अब 5G टावर जब इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें कोविड की डिवाइस का क्या ताल्लुक़ बनता है, जो कि एक कोविड को वायरस का नाम दिया गया है। अब कोविड की जो फुल फॉर्म है वो हमारे यहाँ अब तक किसी को भी नहीं पता है कि कोविड असल में है क्या। दज्जाली सिस्टम है सारा, यहूदी लॉबी का एक फैलाया हुआ मतलब जो है ना दज्जाली सिस्टम है, जिसके ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, तरतीब दिए जा रहे हैं और बने हुए हैं जो शुरू से चल रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल करते रहते हैं, तो उसमें लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है। अब कोविड जो है, अगर कोविड COVID कोविड मतलब सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ID, मतलब आप लोगों की डिजिटल शनाख्त जो कि 5G टावर के साथ मुंसलिक है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो आपकी जो शनाख्त है वो ज़दुआम होगी, ज़दुआम नहीं होगी, वो एक ख़ास बंदे के पास होगी। जो आपने देखा होगा कि अक्सर फ़िल्मों में आपने सुपर कंप्यूटर का हवाला जिसमें दिखाया जाता है कि वो हाथ से इधर उधर घुमा लेते हैं सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और आपके घर का भी मतलब उसमें नज़र आ रहा होता है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है एक जगह पे रख के वहाँ पे कंप्यूटर के आगे, और आपको दिखाया जा रहा होता है उस कंप्यूटर के अंदर कि ये देखें आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी बेटी या आपके बेटे के साथ क्या हो रहा है। ये फ़िल्मी सीन बता रही हूँ आपको जो पिक्चराइज हो चुके हैं बाकायदा फ़िल्म्स में, लेकिन हम उस वक्त नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हकीकत में होने जा सकता है। और आज जो हम 5G टावर को देखते हैं, 5G टेक्नोलॉजी को देखते हैं और कोविड वैक्सीन को देखते हैं, तो अब वो बात बहुत खुल के वाज़ह हो चुकी है कि ये सारी हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें थीं जो हमें फ़िल्मों में पिक्चराइज़ करके दिखाई जा चुकी हैं, जो हम उस वक्त इंसानी सोच के लिए उसको समझ पाना नाकाबिल यकीन था। साहब ये बताएं कि आपने जब हुकूमती अदारों से वैक्सीन के बारे में पूछा कि इसमें क्या है या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या क्या वो हुकूमती अदारों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं मास लेवल पे, उनका क्या कहना है इस बारे में, और किन अदारों में आपने पूछा? देखें, पहले तो मैंने CM हाउस में फ़ोन किया, CM सेन, वहाँ पे मैंने फ़ोन किया। तो उस वक्त जो मेरी बात हुई तो मैंने काफ़ी उनसे बात की, बहस की कि आप ये किस लिए लगा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा ब्लैकमेल किया जाने लगा कि आपके NICs ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी सिमें ब्लॉक हो जाएंगी, सरकारी मुलाजमिन की सैलरियाँ रोक दी जाएंगी, फिर अचानक उसके बाद उड़ गया कि जो सरकारी मुलाजमिन के अलावा प्राइवेट मुलाजमिन हैं उन सब की भी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने फिर एक और इक़दाम लिया इस पटिशन के बाद भी, क्योंकि पटिशन अदालतों में सालों लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में, तो मुझे नहीं लगता था कि ये पटिशन मुझे वो असर दे सकती है जो कि मैं ख़ुद इनसे डायरेक्ट बात करूं। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया कि आया ये आप इस तरह के इक़दाम किस हवाले से उठा रहे हैं, जिस वैक्सीन के बारे में आपको ख़ुद नहीं पता, आप क्या जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में, फिर आप ज़बरदस्ती इसको आवाम में या सरकारी मुलाजमिन को किस तरह इंजेक्ट कर सकते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स का आपको ख़ुद नहीं पता, ख़ुद आइडिया नहीं है आपको,
ख़ुद अंदाज़ा नहीं है, जिस पे कोई रिसर्च नहीं हुई, हमारे तहकीकाती इदारों ने कोई इस पे काम नहीं किया, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और ये हमारे किस हद तक फ़ायदेमंद है और किस हद तक नुकसानदेह है। उसके बावजूद आप ज़बरदस्ती हर एक को जो है ना मतलब मजबूर कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, हरासा कर रहे हो। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आप ब्लैकमेल करें या आप पब्लिक को हरासा करें कि आप ज़बरदस्ती जबरन ये वैक्सीन लगाएं, नहीं तो हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। तो इसके लिए मैंने फिर सिंध गवर्नमेंट से पहले बात की, फिर मैंने आधा घंटा 15 मिनट हुए थे, वहाँ से मुझे कॉल आ गई, मैंने वो कॉल रिकॉर्ड वायरल की थी, वो भी उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट की भी। तो उनसे भी मैंने यही बात की कि आपको यहूदी लॉबी पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, और आप क्यों ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते हैं और आपके पीछे इसके मज़मूम मकासद क्या हैं, और अपने मकासद बताएं। बहरहाल उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो ख़ुद नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं और उन्हें क्या इख्तियार है और क्या इख्तियार नहीं है। उसके बाद अभी तकरीबन मेरी 14 जून को मेरी बात हुई लॉ मिनिस्ट्री, फेडरल लॉ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ड्राफ्टिंग विंग से। तो उनसे जब मैंने बात की कि आपको किसने इख्तियार दिया है और आप किस हदूद के तजावुज़ के तहत, आपको कौन सी ऐसी हदूद हैं जो आप जो है ना ये जो आप बिल पास कर रहे हैं कि हम सिमें ब्लॉक कर देंगे, हम NIC ब्लॉक कर देंगे, हम सरकारी दफातर में एंट्रियां बंद कर देंगे, तो आपके पास ऐसा क्या इख्तियार है आप पब्लिक के फंडामेंटल राइट को स्लब करके जो है ना इस तरह के इक़दाम करें। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे क्वेश्चन, मैं एक सोशल एक्टिवेट हूँ और कानून भी समझती हूँ, सारा तकरीबन जानती हूँ। इसके अलावा मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती हूँ, आईन पाकिस्तान पे। मैंने आईन पाकिस्तान के कॉपीराइट लिए हुए हैं और इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे मुझे जाना जाता है, सरकारी सतह पे लोग मुझे जानते हैं। तो उन्हें मेरे हवाले से पता भी है कि हमारे पास इसके किसी सवाल का जवाब है नहीं, तो हम इसको क्या जवाब देंगे। तो वो सिर्फ हाँ में हाँ ही मिला सकते हैं, और तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। बिस्मा साहिबा, मैं आपका अभी हुकूमत से क्या मुतालबा है कि वैक्सीनेशन के हवाले से आप क्या कहना चाह रही हैं कि कोई वैक्सीन नहीं लगाए या जिसकी मर्ज़ी है लगाए, या क्या करना चाह रही हैं? देखें, वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मेरी तरह, मैं जानती हूँ वैक्सीन क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके पीछे जो मज़मूम मकासद हैं वो क्या हैं, उससे मैं अच्छी तरीके से मतलब जो है ना आगाह हूँ। तो मैं किसी को भी मशवरा दूंगी तो मैं उसको यही कहूँगी कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, जबकि एक लॉबी वो है जो कि इसकी सपोर्टिंग हक़ में है। अब वो लॉबी का मैं इस वक्त यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि वो कौन सी लॉबी इसके पीछे काम कर रही है जो इस वैक्सीन के हक़ में है, और वो क्यों चाहते हैं कि आवाम को वैक्सीन लगाई जाए, ज़बरदस्ती लगाई जाए। अच्छा, सेकंड ये है कि वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स जो शामिल किए गए हैं हम तो जानते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। हमारे जो लैबॉरेटरीज़ हैं, तहकीकाती इदारे हैं, उनके पास इसकी ऐसी कोई अचीवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है कि वो इसको साबित कर सकें कि आया जो ये वैक्सीन है, वो चाहे फाइज़र हो या एस्ट्राजेनेका हो, कि इसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं। वैक्सीन है, वो चाहे फाइज़र हो, एस्ट्राजेनेका हो या XYZ कोई भी हो, इंग्रेडिएंट्स सब में एक ही किस्म के शामिल किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एस्ट्राजेनेका की एक रिपोर्ट है UK की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शाया की है, ऑल UK की रिपोर्ट है, जिसमें बाकायदा मैंने कोर्ट में लगाई है वो रिपोर्ट। उसमें रिपोर्ट में शामिल है कि जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल हुई है जिन लोगों पे वहाँ पे ऑल UK में, उनको किस किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं इस वैक्सीन को लगाने के बाद, और कितनी अमवात हुई हैं, कितने लोगों को बुखार हुआ, कितने लोगों को सूजिश हुई, कितने लोगों को एलर्जी हुई, कितने लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स इस दफ़ा वैक्सीन लगने के बाद सामने आए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें हराम जानवर के DNA शामिल किए गए हैं। अब इस DNA का मकसद तो आपको पता है, सारी यहूदी लॉबी, इसराइली फ़ंडिंग है इसके पीछे। तो इसराइली फ़ंडिंग, अब आप सब जानते हैं कि इंसान ख्वाह वो यहूदी हो या फिर जो है ना मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उसके अंदर DNA, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले शख्स थे जो उतारे गए,
तो हम सब उन्हीं की औलादों में से हैं। तो हमारे अंदर आदम अलैहिस्सलाम का ही जो डीएनए है वो अगर हम डीएनए टेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक तो होता है माँ का बाप से, तो हम हमारे अगर पीछे बैकग्राउंड पे हम जाके देखते हैं तो हमारे अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए शामिल है हर इंसान के अंदर। अब ये जो डीएनए जो हमें दिया जा रहा है इसमें बंदर का और इसके अलावा एक हराम जानवर खंजीर जिसे आप कहते हैं कि ये इसमें बंदर या खंजीर का डीएनए, ये हमारे पास देखें बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स इसके सामने आए हैं और जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी हैं, बाकायदा रिसर्च की है, तो उसमें हमारे सामने आई हैं बिल्कुल कि केस में भी शायद जी बिल्कुल, उसमें मैंने अपने केस में भी लगाई हैं ये सारी चीज़ें कि इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। बंदर और सूअर का जो हराम जानवर है पिग हमारे लिए खंजीर, तो उसका डीएनए इसीलिए शामिल किया गया है कि यहूदियों का तो सिस्टम आपको पता है कि वो किस तरह से इस्लाम दुश्मन साजिशों में मुलव्विस हैं हम लोगों के ख़िलाफ़, और किस तरह एक दज्जाली सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। तो उनका मकसद है कि हम जो आगे जाके हमें कुछ नहीं होगा तो हमारी आने वाली नस्लें, उनकी जो डीएनए हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम औरतें जो हमारे सामने मतलब जो मगरिबी माहौल हमें दिखाया जाता है वो आपने देखा हुआ है मगरिबी माहौल किस तरह का है, वही अच्छा पाकिस्तान में जो मैं चाहूँगी उसका तमाम तर लुबे लुबाब मेरी बातों का यही है कि सबसे पहले तो हमारे सामने ये बातें और हक़ाइक़ सामने लाए जाएं कि आई वैक्सीन है क्या, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या शामिल हैं। उसके अलावा जो वैक्सीनेट किया जा रहा है ज़बरदस्ती, वो सरकारी मुलाजमीन हो या प्राइवेट मुलाजमीन हो या आम पब्लिक हो, आम आवाम हो, जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई इतने दिनों के अंदर तो आपकी सैलरियां रोक देंगे। अब जैसे सरकारी मुलाजमीन को पहले ब्लैकमेल किया गया अगर तुमने वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, और अब उन्होंने मजबूर होकर लगवा ली तो अब उन्हें फिर से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने अपनी फैमिली को, सारे मेम्बरान को वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर आपकी सैलरियाँ रोक दी जाएंगी। तो ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों पूरे पाकिस्तान की आवाम को ज़बरदस्ती वैक्सीनेट करना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है, आपके मज़मूम मकासद क्या हैं? आपको मैं जानती हूँ IMF से आपको फंडिंग हुई है, गवर्नमेंट को अमेरिका से आपको फंडिंग हुई है, इसके अलावा बरतानिया ने आपको फंडिंग की है, बहुत से दीगर ममालिक जो यहूदी लॉबी है और इस्लाम दुश्मन साजिशों में मुलव्विस है, उन्होंने आपको सारी फंडिंग की हुई है। अब उसके बाद आप ज़बरदस्ती ये वैक्सीन लोगों को क्यों इंजेक्ट करना चाहते हैं? जो लोग नहीं लगवाना चाहते वो ज़बरदस्ती क्यों लगवाएं जब उन्हें बीमारी कोई महसूस नहीं होती? जब हमारी आँख में तकलीफ़ होती है, हमें कम नज़र आता है तो हम एक ऑप्टिक्स के पास जाते हैं, आँखें चेक कर, जो हमारी आँखें टेस्ट करता है। उसके बाद जब दांत में दर्द होता है हम तो किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और अगर हमें बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, हम किसी फिज़िशियन के पास जाते हैं। इसके अलावा मतलब दीगर अमराज़ हैं उसके लिए हम मुख्तलिफ़ मतलब जगहों पे मुख्तलिफ़ उसके जो है ना स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके पास हम अपनी बीमारी के लिए जाते हैं और उसका इलाज लेते हैं। एक चीज़ हमें ना पता कोविड है क्या, कोरोना है क्या, और फिर उसके बाद हम ज़बरदस्ती ये वैक्सीन जो हम अभी ज़िंदा सलामत हैं, हमें नहीं पता इस वैक्सीन में क्या है और हमें आगे जाके इसके क्या तासुरात मिलने वाले हैं। अगर हमें आज कुछ नहीं हुआ इस वैक्सीन से, हो सकता है कि 6 महीने के बाद हमें कैंसर हो जाए इससे, हो सकता है कि हमें 6 महीने के बाद नहीं तो साल के बाद कैंसर या कोई और ऐसा मुज़ी मर्ज़ लाहक हो जाए जिसका इलाज ही नामुमकिन हो। तो हम क्यों ऐसी चीज़ की तरफ जाएं और ऐसी चीज़ को क्यों लगाएं जब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लीगली इख्तियार नहीं है? टू दी कानूनी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कानूनी पॉइंट में ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी इख्तियार हो कि वो हमारे ज़ाती ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मदाखलत कर सके। अच्छा बिस्मा साहिबा, आपने जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो कानूनी कार्रवाई अभी की है, कर रही हैं, तो अगर कोई इसको फॉलो करना चाहे इस केस को तो वो किस तरह फॉलो कर सकता है? केस नंबर आपने पहले भी बताया तो फिर से बता दें। और दूसरा ये कि आपके मुकाबले पे वो कौन लोग हैं जो जवाब दाखिल करेंगे, कौन किन लोगों को हरीफ जो रिस्पोंडेंट कहते हैं, जी रिस्पोंडेंट कौन है? अच्छा, केस नंबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं 948 है 948/2021। अच्छा, इसका जो 948/2021 है इसमें हमने जो शामिल की हैं पार्टियाँ सिंध हाई कोर्ट में है 948/2021। इसमें हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है, DGISI को पार्टी बनाया है, वफाकी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है,
वफाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पार्टी बनाया है, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है। इसके अलावा हमने इसमें ड्रग्स रेगुलेटर अथॉरिटी इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है, हेल्थ केयर कमीशन इस्लामाबाद को पार्टी बनाया है। इसके अलावा डायरेक्टर FIA को पार्टी बनाया है और वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, IG सिंध के अलावा अब हम चूँकि 5G टावर और कोविड को मुंसलिक कर रहे हैं एक साथ, जिसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम जो हमारे पास सिमें चल रही हैं, जो उनके जो मतलब CEO हैं, जिनमें मोबिलिंक है, जोंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, वारिड है, इन तमाम कंपनीज़ के CEO को भी हमने इसमें पार्टी में शामिल किया है, क्योंकि 5G को प्रमोटिंग ये हमारी जो सिमें हम मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं के ज़रिए 5G टावर मतलब 5G की जो मतलब इंटरनेट स्पीड बज़ाहिर जो हमें दिखाएगा, लेकिन काम इसका पीछे बैकग्राउंड पे कुछ और है 5G टावर का। तो इसलिए हमें इनको पार्टी बनाना ज़रूरी था, इसलिए हमने इन्हें भी पार्टी में शामिल किया। ये लोग क्या आएंगे, जवाब देंगे आपके ख्याल से? और देखें, अब मैटर अदालत में है, अभी नोटिस हुए हैं इसमें फेडरेशन पाकिस्तान को और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को, और जवाब दाखिल कराने के लिए अभी 15 जून को ये मेरा केस था जुनैद गफ़ार साहब की कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। तो उसमें ज़ाहिर है कोविड की वजह से फिर वेकेशंस भी हैं, तो केसेस इतने चल नहीं रहे, और जो चलते हैं तो उनको समझ लें नॉर्मली ऐसे ही मतलब उठा के फेंक दिया जाता है, समझ लें। तो मेरे केस भी मतलब डेट बाय कोर्ट था, तो जज साहब ने अर्जेंसी पूछी। मैंने कहा सर 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, जिस पर जज साहब ने DAG साहब से कॉल कमेंट्स किए हैं कि आप जवाब दें, मतलब पटिशन का जवाब दाखिल कराएं। अब वो जो DAG सरकारी वकील होते हैं वो आके इसका जवाब जमा कराएंगे। डेट इन ऑफिस कर दिया है, लेकिन कुछ दिन में मैं स्टे तो मेरा लगा हुआ है इसमें, लेकिन स्टे पे ज़ाहिर है ग्रांट अभी मुझे नहीं मिला है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पर अर्जेंसी दाखिल करूँ अभी इस वीक 10 दिन के अंदर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।